लेकिन इस मॉडल के पीछे का अर्थशास्त्र भी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? हेरोडोमर मॉडल मुख्य रूप से इस बात पर टिका था कि देश में बचत कितनी है और निवेश कितना हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, जो मौजूद है यानी कृषि, उसी में निवेश किया। अच्छा, ताकि खेती से उत्पादन बढ़े, फिर बचत हो और उस बचत को हम आगे उद्योगों में लगा सकें। एग्जैक्टली। और इसी दौर में भाखड़ा नांगन, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शुरू हुई। राइट। और ये बांध सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं थे, इनसे जल विद्युत भी बननी थी जो आगे चलकर फैक्ट्रियों को चलाने वाली थी। बिल्कुल सही। तो जब पेट थोड़ा भर गया, तब देश को महसूस हुआ कि सिर्फ खेती के सहारे दुनिया से कदम नहीं मिलाए जा सकते। हाँ, बुनियादी ढांचे की जरूरत थी। तो 1956 से 1961 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, उसका फोकस पूरी तरह से भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया। मतलब खेत खलियान से फोकस शिफ्ट होकर सीधा फैक्ट्री के धुएं तक पहुंच गया। बिल्कुल। और इस बड़े बदलाव के पीछे जो मॉडल था, वो पीसी महालनोबिस का मॉडल था। और इसके लिए भी हमारे पास एक बढ़िया ट्रिक है। हाँ, बताइए। उद्योग लगाने के लिए एक महान आदमी चाहिए, तो महान से हो गया महालनोबिस। बहुत बढ़िया। महालनोबिस का विजन ये था कि सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें वो मशीनें बनानी होंगी जो आगे चीजें बनाएंगी। मतलब लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता। लेकिन भारी उद्योग लगाने के लिए तो भारी पैसा और तकनीक चाहिए ना, जो हमारे पास उस वक्त था ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली कूटनीतिक खेल, जिसे स्टडी टेक ने द मास्टर ट्रिक कहा है। इस्पात कारखानों वाली ट्रिक। हाँ, दूसरी योजना में 3 बड़े स्टील प्लांट लगे। ट्रिक है भीरू राज दुबे। भीरू राज दुबे, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तो भीरू का मतलब है भिलाई का कारखाना, जो रूस की मदद से लगा। अच्छा। राज मतलब राउरकेला का कारखाना, जो जर्मनी की मदद से लगा। और दुबे यानी दुर्गापुर का कारखाना, जो ब्रिटेन की मदद से लगा। ये तो कमाल है। मतलब ट्रिक से याद करना कितना आसान हो जाता है। लेकिन इसके पीछे की कूटनीति क्या थी? कूटनीति ये थी कि उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। अमेरिका और रूस के अपने अपने खेमे थे। हाँ, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जब रूस भिलाई में प्लांट लगाने को राजी हुआ, तो पश्चिमी देशों को घबराहट हो गई कि कहीं भारत पूरी तरह रूस के पाले में न चला जाए। ओह, तो मतलब इसी होड़ में जर्मनी और ब्रिटेन भी राउरकेला और दुर्गापुर में प्लांट लगाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। बिल्कुल। भारत ने इन महाशक्तियों के बीच क्या गजब का संतुलन बनाया और अपने देश में उद्योग खड़े कर लिए। सच में ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। तो शुरुआती 10 साल तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक डार्क फेज आता है। स्रोत में तीसरी पंचवर्षीय योजना को, जो 1961 से 1966 तक चली, उसे सबसे बड़ी फ्लॉप कहा गया है। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ये योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर थी, जिसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। लेकिन इसी दौरान भारत को एक के बाद एक 3 इतने बड़े झटके लगे कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 3 झटके? हाँ। सबसे पहला था 1962 का भारत चीन युद्ध। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। रातों रात विकास का पैसा हथियारों की तरफ मोड़ना पड़ा। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका था। और अभी हम समझ भी नहीं पाए थे कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। मतलब रक्षा बजट तो एकदम आसमान छू गया होगा। बिल्कुल। और मानो इतने युद्ध काफी नहीं थे, प्रकृति ने भी कहर बरपा दिया। 1966 में देश ने भयंकर सूखे का सामना किया। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो ऐसा दौर था जब हमें अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था। सही कहा। हालांकि इसी बीच 1964 में रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट भी लगा, लेकिन कुल मिलाकर ये योजना फेल ही रही। और शायद यही वजह थी कि इसके बाद 3 साल तक कोई योजना बनी नहीं पाई, जिसे योजनावकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। एग्जैक्टली। 1966 से 1969 तक सिर्फ एक साल की योजनाएं चली, क्योंकि लगातार युद्ध और सूखे ने संसाधन ही नहीं छोड़े थे। लेकिन जब मैं ये नोट्स पढ़ रही थी ना, तो इसी डार्क फेज में मुझे एक बड़ा आहा मोमेंट मिला। अच्छा, वो क्या? इन 3 सालों को भले ही खाली समय कहा गया हो, लेकिन इसी मुश्किल समय में भारत में द गेम चेंजर आया। मतलब 1966-67 की हरित क्रांति। अरे बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, जिसने भारत को गेहूं के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया। मतलब अंधकार में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण। ये सच में एक गेम चेंजर था। जब अनाज की पैदावार बढ़ी, तो देश का आत्मविश्वास वापस लौटा। राइट। और इसी नए आत्मविश्वास के साथ वापसी होती है चौथी पंचवर्षीय योजना की, जो 1969 से
1974 तक चली। ये अशोक रुद्रा और एलन मन्ने के मॉडल पर थी। अब क्योंकि पेट की चिंता तो दूर हो गई की, तो सरकार का फोकस आर्थिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता पर शिफ्ट हो गया। और इसी चौथी योजना में जो काम हुए ना, स्टडी टेक के नोट्स में उन्हें सुपर इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। बिल्कुल। सबसे पहला बड़ा कदम 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मैं यहाँ थोड़ा समझना चाहूंगी, अचानक से प्राइवेट बैंकों को सरकारी कंट्रोल में लेने का क्या लॉजिक था? देखिए, हरित क्रांति आ तो गई थी, लेकिन उसका फायदा सिर्फ बड़े और अमीर किसानों को मिल रहा था। अच्छा। क्योंकि उस समय के प्राइवेट बैंक सिर्फ रसूखदार लोगों को ही लोन देते थे। एक छोटे किसान को ट्रैक्टर या बीज के लिए लोन मिलना लगभग नामुमकिन था। ओह, तो सरकार को बैंकिंग का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ा ताकि छोटे किसानों तक पैसा पहुंच सके। एग्जैक्टली। और ये कदम सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं था। हाँ, अगर मैं अपनी एनालॉजी दूं ना, तो ये वो दौर था जब भारत सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा था। बिल्कुल सही शब्द चुना आपने। क्योंकि 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई, मतलब हम अंतरिक्ष की तरफ देख रहे थे। और फिर 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा। आप उस सफर को देखिए। जो देश कुछ साल पहले तक अनाज आयात कर रहा था, वो अब अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में अपनी धाक जमा रहा था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है ये। खैर, अब आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर, जो 1974 से 1978 तक चली। और इस योजना का नारा बहुत मशहूर था, गरीबी हटाओ। फोकस सीधे गरीबी पर आ गया। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत मजेदार है। क्या है ट्रिक? 5 रोटी खाकर गरीबी हटाओ और धर दबोचो। मतलब 5 रोटी से 5वीं योजना, गरीबी हटाओ इसका नारा, और धर दबोचो से डीपी धर मॉडल। ये ट्रिक्स वाकई कभी नहीं भूलेंगी। लेकिन 5वीं योजना के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिविया भी है। वही ना कि ये योजना पूरे 5 साल नहीं चल पाई थी। एग्जैक्टली। ये एकमात्र ऐसी योजना थी जो सिर्फ 4 साल में ही बंद कर दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि 1978 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने इसे बीच में ही बंद कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर राजनीति की सीधी एंट्री हो जाती है प्लान्स के अंदर। बिल्कुल। नई सरकार की विचारधारा अलग थी, तो उन्होंने अपना एक नया रोलिंग प्लान शुरू कर दिया। तो श्रोताओं, ये था 1951 से लेके 1978 तक का जीपीएस वाले तरीके को अपनाने की एक भारी कोशिश की थी। हाँ, और इन दस्तावेजों को देखकर वाकई हैरान करने वाला लगता है। मतलब दशकों से चले आ रहे एक सिस्टम को अचानक बीच में ही रोक दिया गया। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो 1947 के बाद से भारत पंचवर्षीय योजनाओं के उसी छपे हुए नक्शे पर चल रहा था। हाँ, एक फिक्स टर्म डिग्री कोर्स की तरह। बिल्कुल। मतलब 5 साल का टारगेट फिक्स और बजट भी फिक्स। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस स्थापित सिस्टम पर अचानक ब्रेक लगा दिया। ये सिर्फ एक विराम नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? ये पूरी तरह से एक नए प्लान को लागू करने का रास्ता बनाने की तैयारी थी। पुरानी व्यवस्था में समस्या ये थी कि अगर बीच में कोई युद्ध हो जाए या सूखा पड़ जाए या कोई वैश्विक तेल संकट आ जाए, जो उस दौर में हो भी रहा था एकदम, तो ऐसे में वो 5 साल की योजना धरी की धरी रह जाती थी। सरकार इस कठोरता से बाहर निकलना चाहती थी। तो यहीं से रोलिंग प्लान या कहें अनवरत योजना की शुरुआत हुई। सही। अब यहाँ ये जो रोलिंग प्लान है, इसके काम करने का तरीका समझना बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ इतना नहीं था कि सरकार ने अचानक कह दिया कि हम योजना बदल रहे हैं। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैचारिक आधार था। हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक इसके जनक स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिडल थे। मतलब उनके इस मॉडल को देखकर आज की टेक कंपनियों की एजाइल मेथोडोलॉजी की याद आती है। अरे वाह, ये तुलना काफी सटीक है, जहां लंबी प्लानिंग के बजाय तुरंत बदलाव पर जोर होता है। मिडल का नजरिया विकसित देशों के लिए बहुत व्यावहारिक माना गया था। तो क्या ये फिक्स टर्म वाली पंचवर्षीय योजना से बहुत अलग था? बहुत अलग, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक उल्टी गिनती की तरह काम नहीं करता। फिक्स्ड योजना में समय कम होता जाता है, जैसे 5, फिर 4, फिर 3 साल बचे हैं। अच्छा, और इस रोलिंग प्लान में? इसमें विजन हमेशा अगले निश्चित समय का रहता है। जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, उस साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। मतलब 1 साल का काम चेक किया। हाँ, और फिर आगे एक नया साल जोड़ दिया जाता है, यानी क्षितिज हमेशा आगे ही रोल होता रहता है। ओहो, तो ये सच में एक जीपीएस की तरह है, जो हर किलोमीटर के बाद नया रूट और समय रिकैलकुलेट करता है। बिल्कुल। लेकिन जमीन पर इसे लागू करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। मान लीजिए कोई बड़ा डैम बनाना है जिसे 10 साल लगेंगे।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर हर साल बजट और प्राथमिकताओं को रोल या रिव्यू किया जाने लगे तो ठेकेदारों और निवेशकों में तो अफरा तफरी मच जाएगी ना। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी साबित हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसकी काफी आलोचना मिलती है। मिडल का सिद्धांत कागज पर तो बेहतरीन था कि तुरंत बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाया जाए। सही, लेकिन असलियत में हर साल पूरे देश का नया डेटा इकट्ठा करना, मूल्यांकन करना और फिर से लक्ष्य तय करना, ये तो एक प्रशासनिक दुस्वप्न बन गया होगा एक इतनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल बन गया था। इससे वो दीर्घकालिक निश्चितता खत्म होने लगी जो बड़े निवेश के लिए बहुत जरूरी होती है। और शायद यही वजह है कि ये जो रोलिंग प्लान था वो सिर्फ 1980 तक ही चल पाया। हाँ, जब नई सरकार आई तो उन्होंने वापस उसी पुराने पंचवर्षीय योजना वाले ट्रैक को अपना लिया। लेकिन 1978 से 80 के बीच का ये छोटा सा दौर ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश का आर्थिक नियोजन पूरी तरह से अपरिवर्तनीय नहीं होता। एकदम। इस प्रयोग ने ये साबित कर दिया कि बड़े सिस्टम्स को भी नए नेतृत्व और नए विचारों के साथ मोड़ा जा सकते ना। हमें सबसे पहले 1980s के दशक के उस माहौल में जाना होगा जब भारत की स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। एग्जैक्टली। देश तब अपनी बहुत ही बुनियादी कमियों से लड़ रहा था। हमारे सोर्स नोट्स छठी पंचवर्षीय योजना से सफर को उठाते हैं जिसका समय था 1980 से 1985 तक। अच्छा, तो इसका मेन फोकस क्या था? इसका फोकस बहुत ही सीधा था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार, मतलब गरीबी हटाओ। उस वक्त देश में कोई बड़ी आईटी कंपनियां नहीं थी। हाँ, सर्विस सेक्टर का कोई बूम नहीं था तब। बिल्कुल नहीं। असली भारत गांवों में बसता था और वहीं सबसे ज्यादा गरीबी थी। तो अगर हम छठी योजना के गेम चेंजर कदमों को देखें तो 1980 में IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी। हाँ, ये बहुत बड़े कदम थे। एक और बड़ा फैसला हुआ था 1980s में। 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया। 14 बैंकों का तो पहले ही हो चुका था। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, सरकार सिर्फ लोगों को पैसा क्यों नहीं बांट रही थी? ये ट्राइसम जैसे प्रोग्राम और बैंकों को कंट्रोल में लेने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्योंकि सिर्फ पैसा बांटना कभी भी अर्थव्यवस्था का परमानेंट इलाज नहीं होता। देखिए, ट्राइसम का पूरा नाम था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब युवाओं को ट्रेनिंग देना। एग्जैक्टली। इसका मूल विचार ये था कि गांव के युवाओं को केवल आर्थिक मदद देने के बजाय उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए हुनरमंद बनाया जाए। अच्छा, वो मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने वाला मॉडल। बिल्कुल वही। और जहाँ तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात है ना, तो उसका एक बहुत ठोस कारण था। वो क्या? उस समय प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़े शहरों और बड़े उद्योगपतियों को ही कर्ज देते थे, क्योंकि वहाँ रिस्क कम था। गांवों, किसानों और छोटे कारोबारियों तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा था। तो राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने उस पूंजी की दिशा को ग्रामीण भारत की तरफ मोड़ दिया ताकि इकोनॉमी की निचली नसों में भी खून दौड़ सके। वाह। और यहीं पर हमारे नोट्स में एक बहुत ही मजेदार चीज आती है जिसे एग्जामिनर का जाल कहा गया है। अच्छा, कौन सा जाल? अक्सर इतिहास पढ़ते समय लोग ये मान लेते हैं कि गरीबी हटाओ का जो मशहूर नारा था वो इसी छठी योजना का हिस्सा था, क्योंकि सारा काम तो गरीबी पर ही हो रहा था छठी योजना में। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में स्रोत बताते हैं कि यह नारा एक योजना पहले यानी 5वीं योजना में ही दे दिया गया था। अरे, लेकिन इसका असली कार्यान्वयन मतलब जमीनी स्तर पर नीतियां बनाना और बजट देना वो छठी योजना में जाकर शुरू हुआ। तो ये ना राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच के फर्क का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो कैसे? मतलब राजनीतिक मंच से एक नारा देना एक बात है, लेकिन उस नारे को जमीन पर उतारने के लिए पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार करना वो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, वो ढांचा छठी योजना में बना। एग्जैक्टली। तो जब गरीबी से लड़ने का ये ढांचा तैयार हो गया तो अगली जरूरत थी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जो हमें 7वीं योजना की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। 1985 से 1990 तक इसका नारा था रोजी, रोटी और उत्पादकता, यानी वर्क, फूड और प्रोडक्टिविटी। इसे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित बताया जाता है। इसका मतलब था कि अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना है बल्कि इन्वेस्टमेंट करके अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि 7वीं योजना के काम हमारी इकोनॉमी के एक बहुत बड़े ट्रांजिशन को दिखाते हैं। जैसे कि एक तरफ 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई जो गांव में रोजगार गारंटी का एक बड़ा कदम था, लेकिन उसी वक्त कुछ और भी हो रहा था। हाँ, 1988 में SCB की स्थापना,
बिल्कुल, शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए, और 1986 में स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत हुई। सेबी वाला पॉइंट सच में बहुत बड़ा है। अगर कोई इसे आम जिंदगी से जोड़े तो ये ऐसा है जैसे पहले आपने घर की टपकती छत को ठीक किया, राशन पानी का इंतजाम किया। जो छठी योजना का काम था। हाँ, और फिर जब घर सुरक्षित हो गया तो उसी घर के एक कमरे में अपना एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। जो 7वीं योजना की उत्पादकता और सेबी से मेल खाता है। बिल्कुल, लेकिन 1988 में अचानक सेबी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उस समय भारत का शेयर बाजार ना एक तरह से वाइल्ड वेस्ट बन चुका था। कोई नियम कानून नहीं थे। हाँ, इकोनॉमी थोड़ी खुल रही थी, नए लोग पैसा लगा रहे थे, लेकिन सख्त नियम नहीं थे। कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करना बहुत आसान था। बाप रे। तो एक रेफरी की जरूरत थी जो आम लोगों की जीवन भर की कमाई को डूबने से बचा सके। सेबी का आना ये बता रहा था कि भारत अब एक आधुनिक बाजार की ओर कदम बढ़ा रहा है। और पता है, इसे याद रखने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही मजेदार देसी ट्रिक दी गई है। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक ये है, हफ्ते के 7 दिन इंसान को रोजी रोटी कमानी पड़ती है और अपना पैसा सेबी वाले शेयर बाजार में लगाना पड़ता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है ना? नंबर 7 से 7वीं योजना, रोजी रोटी से उसका नारा और सेबी से उसका सबसे बड़ा कदम। एक ही लाइन में पूरी कहानी। ये वाकई एक शानदार तरीका है। और देखिए, इस 7वीं योजना के खत्म होते होते भारत 90 के दशक की दहलीज पर खड़ा था। एक ऐसा दशक जिसने पूरी आर्थिक तस्वीर बदल दी। बिल्कुल, 1990 का दशक आते आते दुनिया और भारत तेजी से बदल रहे थे। 1991 के जो ऐतिहासिक एलपीजी रिफॉर्म्स थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, हाँ, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। लाइसेंस राज खत्म हो रहा था। और इसी पृष्ठभूमि में 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसकी थीम तो पहले से बिल्कुल ही अलग थी। क्या थीम थी? इंसान ही सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब पूरा फोकस मानव संसाधन विकास यानी एचआरडी पे शिफ्ट हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। हाँ, 1993 में इसी के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और पता है, 8वीं योजना का ये फोकस कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो क्या था? ये दरअसल 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स की सीधी मांग थी। मतलब जब हमने इकोनॉमी को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, तो उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए था? अच्छे एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली, कुशल मजदूर, पढ़े लिखे इंजीनियर और एक स्वस्थ वर्कफोर्स। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा का ढांचा नहीं होता, तो विदेशी निवेश आकर भी वापस लौट जाता। अच्छा। तो इंसानी सबसे बड़ी पूंजी है, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक जरूरत थी। और ये रणनीति काम भी कर गई। डेटा बताता है कि 8वीं योजना एक बहुत बड़ी हिट थी। लक्ष्य 5.6% ग्रोथ का था, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8% रही। विदेशी निवेश आ रहा था, उद्योग लग रहे थे, लेकिन अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। हाँ, बताइए। अगर 8वीं योजना इतनी बड़ी हिट थी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हाँ? तो फिर उसके तुरंत बाद आने वाली 9वीं योजना बुरी तरह फ्लॉप क्यों हो गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? मतलब 1991 के रिफॉर्म्स ऐसे थे जैसे किसी बंद और घुटन भरे कमरे की खिड़कियां खोल दी हों। हाँ, ताजी हवा तो आई, लेकिन खिड़की खुलने से बाहर जो तूफान चल रहे थे, उनका खतरा भी तो घर के अंदर तक आ गया ना। एग्जैक्टली। ये खिड़की खोलने वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। 9वीं योजना जो 1997 से 2002 तक चली, वो ठीक उसी वैश्विक तूफान का शिकार हो गई थी। जबकि इसका नारा तो बहुत अच्छा था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। नारा शानदार था, लेकिन ये योजना फ्लॉप रही, और इसका कारण भारत के अंदर नहीं बल्कि बाहर था। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट। तो ये एशियाई संकट आखिर था क्या, जिसने हमारे प्लान्स को पटरी से उतार दिया? तो 1997 में ना दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वहाँ एक भयंकर आर्थिक मंदी आ गई। अच्छा। विदेशी निवेशकों में पैनिक फैल गया। उन्होंने उन बाजारों से अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर दिया। और क्योंकि 1991 के बाद भारत भी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ चुका था, तो हम भी उस पैनिक से बच नहीं पाए। बिल्कुल, भारत के एक्सपोर्ट्स को भारी चोट पहुंची, विदेशी निवेश गिर गया। ये इस बात का बहुत कड़वा सबूत था कि वैश्वीकरण का मतलब सिर्फ फायदे लेना नहीं है। हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आर्थिक सुनामी आती है तो उसके झटके आपको भी सहने पड़ेंगे। सही का। वैसे
9वीं योजना की थीम को याद रखने की भी एक देसी ट्रिक है हमारे पास। अच्छा। हाँ, 9 का मतलब है न्याय। सबको बराबर न्याय और समानता मिलनी चाहिए। बहुत आसान है याद रखना, 9 और न्याय। हाँ, लेकिन जैसा हमने अभी देखा, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के आगे सिर्फ न्याय की बातों से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, बाजार की ताकतों से लड़ना पड़ता है। और इसी झटके ने हमारे नीति निर्माताओं को एक बहुत बड़ी सीख दी क्या सीख? कि भविष्य की कोई भी योजना बनाते समय सिर्फ घरेलू हालात देखना काफी नहीं होगा, ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव को भी कैलकुलेशन में रखना ही पड़ेगा। और शायद इसी सीख के बाद नई सदी की शुरुआत में भारत ने बहुत ही आक्रामक लक्ष्य तय किए। हाँ, 10वीं योजना की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। 2002 से 2007 तक इसके लक्ष्य इतने बड़े थे कि आज भी सुनकर हैरानी होती है। क्या लक्ष्य थे? अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को सीधा दुगना करना। वाह। और 2007 तक गरीबी के अनुपात को घटाकर 15% तक लाना। इसकी देसी ट्रिक भी बहुत स्पष्ट है। 10वीं योजना में कसम खाई कि अगले 10 साल में सबकी इनकम को डबल कर देंगे। देखिए, इनकम डबल करने का लक्ष्य ना कोई हवाई बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में भारत का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। आईटी सेक्टर का जबरदस्त बूम था। हाँ, हम दुनिया का बैक ऑफिस बन रहे थे। एग्जैक्टली। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा था, तो योजनाकारों को लगा कि अब हम इकोनॉमी का साइज बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मतलब कागज पर इनकम डबल करने की बात करना और जीडीपी के बड़े बड़े नंबर देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो पैसा सच में जमीनी स्तर तक पहुंचा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। क्या जो बूम बैंगलोर के आईटी सेक्टर में था, उसका फायदा किसी गांव के मजदूर को मिल रहा था? क्या वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ऊपर पैसा बरसेगा तो छन कर नीचे भी आएगा, क्या वो सच साबित हुआ? पूरी तरह से नहीं। क्या इसीलिए 10वीं के बाद जब 11वीं योजना आई 2007 से 2012 के बीच, तो उसमें सिर्फ ग्रोथ शब्द से काम नहीं चला? हाँ, उसका नारा था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एग्जैक्टली। समावेशी यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। नीति निर्माताओं को एहसास हो गया था कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से समाज की बुनियादी समस्याएं हल नहीं होंगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही थी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट किताबों में ही अच्छा लगता है। हाँ, तेज ग्रोथ तो चाहिए थी, लेकिन साथ ही एक सोशल सेफ्टी नेट की सख्त जरूरत थी, ताकि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। और हमारे डेटा नोट्स इस बात को साबित करते हैं। एक मास सवाल बनता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा विकास दर किस योजना की रही? 11वीं योजना की। बिल्कुल, लगभग 8% की रिकॉर्ड ग्रोथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम भी उठाया गया। शिक्षा का अधिकार। हाँ, राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई 2009 पास हुआ। ये बताता है कि सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी, सामाजिक सुरक्षा का ढांचा भी बन रहा था। और पता है, शिक्षा का अधिकार उसी समावेशी विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कैसे? इसे सिर्फ एक सामाजिक कदम मत मानिए, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश भी था। मतलब लॉन्ग टर्म में? हाँ, अगर एक बड़ी आबादी अनपढ़ या अकुशल रह गई तो वो पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगी ना। बुनियादी शिक्षा को अधिकार बनाकर ये तय किया गया कि इस 8% ग्रोथ का फायदा अगली पीढ़ी को भी मिले। बहुत सही बात है। और अब हम इस सफर के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं। 12वीं योजना। हाँ, 11वीं योजना में हमने सबसे तेज ग्रोथ हासिल कर ली। तो अगली चुनौती थी उस ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रखना, वो भी बिना पर्यावरण को बर्बाद किए। एग्जैक्टली। और यहीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, 2012 से 2017। इसका नारा था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। मतलब सस्टेनेबल। हाँ, 11वीं योजना से अलग इसमें ये धारणीय या सस्टेनेबल शब्द जोड़ा गया था। और ये सस्टेनेबल शब्द जुड़ना उस वक्त की सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि 2010 के बाद जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, ये सब ग्लोबल चिंताएं बन चुकी थीं। विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान ना करे। बिल्कुल। आप कोयला जलाकर कुछ साल तो तेज ग्रोथ पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वो इकोनॉमी को ही खत्म कर देगा। सही है। लेकिन इस 12वीं योजना का ना एक अलग ही एंड गेम था। वो कैसे? 2014 में सरकार बदली और 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को ला दिया गया। हाँ, ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। इसके साथ ही 5 ईयर प्लान्स का वो युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसकी देसी ट्रिक भी बहुत मजेदार है। 12वीं में धारणीय मतलब धैर्य रखो, बस ये आखिरी है।
ये ट्रिक तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक बात बताइए, 65 साल पुराने इतने स्थापित सिस्टम को अचानक बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या योजना आयोग पूरी तरह फेल हो गया था? देखिए, फेल नहीं हुआ था, हम्म, लेकिन वो ना समय के साथ इर्रेलेवेंट यानी अप्रासंगिक हो गया था। अच्छा। हाँ, योजना आयोग टॉप डाउन प्लानिंग पर काम करता था। मतलब दिल्ली में बैठ के कुछ एक्सपर्ट्स पूरे देश के लिए नीतियां बनाते थे। और फिर राज्यों को पैसा दिया जाता था? बिल्कुल, 1950 के दशक में ये ठीक था, लेकिन 2015 आते-आते भारत के राज्य आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और डाइवर्स हो चुके थे। हाँ, सबकी अपनी अलग जरूरतें थी। केरला की इकोनॉमी और शिक्षा का स्तर बिहार या गुजरात की औद्योगिक जरूरतों से बिल्कुल अलग था। तो पूरे देश के लिए वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल अब काम नहीं कर रहा था। मतलब जो जूता एक राज्य को फिट आता था, वो दूसरे के लिए या तो बहुत छोटा था या बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। इसीलिए नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में डिजाइन किया गया। इसका काम राज्यों को ऑर्डर देना नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना था। राज्यों के साथ मिलकर काम करना। हाँ, और आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि 5 साल का सख्त प्लान बनाकर उस पर अड़े रहना बेवकूफी है। आज हमें डायनामिक और लचीले विजन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। अब इस चर्चा को समेटने से पहले हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्रह्मास्त्र वन लाइनर्स भी हैं नोट्स में। वो ऐतिहासिक तथ्य जो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। हाँ, जैसे एक बहुत ही न्यूट्रल और ऐतिहासिक तथ्य है कि 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में 5वीं योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। हाँ, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दूसरा तथ्य जो सच में चौंकाता है, भारतीय इतिहास में तीसरी पंचवर्षीय योजना इकलौती ऐसी योजना थी जिसमें कृषि वृद्धि दर यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ माइनस में चली गई थी। नकारात्मक। हाँ, नेगेटिव। देखिए, तीसरी योजना का वो दौर भारत के लिए सच में किसी बुरे सपने जैसा था। 1960 के दशक की शुरुआत में देश में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें तबाह हो गईं। और ऊपर से युद्ध भी तो हुए थे। बिल्कुल, 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। एक विकासशील देश के लिए सूखा और 2 युद्ध, ये इतना भयानक झटका था कि कृषि बुरी तरह टूट गई। इसीलिए वो ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी। हाँ, पहली और आखिरी बार। ये दिखाता है कि किसी भी देश के विकास का रास्ता कभी एकदम सीधी लकीर नहीं होता। उसमें भयंकर खाइयां और तूफान आते ही हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 80 के दशक की छठी योजना में बुनियादी रोजगार से जो सफर शुरू हुआ, वो मानव संसाधन से गुजरते हुए 11वीं योजना की 8% ग्रोथ तक पहुंचा। और फाइनली 12वीं योजना के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आकर रुका। ये सिर्फ किताबों में बंद अर्थशास्त्र नहीं है, ये एक देश के धीरे धीरे महाशक्ति बनने की दास्तान है। उसी इमारत की कहानी जिसकी नींव दशकों की मेहनत से पक्की की गई। और नीति आयोग का आना बताता है कि अब उस इमारत को ऊपर ले जाने के लिए नए लचीले ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है। बिल्कुल। मतलब पहली बार सुनने में ये फैक्ट थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उन चीजों में से है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। 1770 का वो दशक जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पूरी तरह से जमा रही थी, तब कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम की एक यूरोपियन एजेंसी ने भारत का पहला बैंक स्थापित किया था। जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एकदम सही। और आज अलेक्जेंडर वाले उस पहले बैंक से लेकर आज के डिजिटल लेन देन तक का सफर यार सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पैसे के नियंत्रण की कहानी है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक औपनिवेशिक ढांचे से निकलकर भारत ने अपनी खुद की वित्तीय ताकत खड़ी की। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नियंत्रण की इसी कहानी से शुरुआत करते हैं। स्टडी टेक के नोट्स में उस 1770 के बैंक ऑफ हिंदुस्तान को याद रखने की एक बहुत ही रोचक ट्रिक है। वो सिकंदर वाली ट्रिक। हाँ, ट्रिक कहती है कि यूरोप के सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने आकर हिंदुस्तान में बैंक खोल दिया। अब परीक्षा के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अंग्रेजों को यहाँ बैंक खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे ना, कोई समाज सेवा तो करनी नहीं थी उन्हें। समाज सेवा? बिल्कुल नहीं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का खुलना पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को सुरक्षित करने का एक तरीका था। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कच्चा माल खरीदकर यूरोप भेज रही थी,
तो उस बड़े पैमाने के व्यापार को, मतलब उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक संस्थागत ढांचे की जरूरत थी। बिना बैंक के इतना बड़ा लेन देन मुश्किल होता। सही बात है। तो ये बैंक भारत की भलाई के लिए नहीं, बल्कि भारत की संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से यूरोप की तरफ मोड़ने के लिए, कह सकते हैं कि एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहा था। बाप रे। हाँ, पूरी पूंजी विदेशियों की थी, नियम उनके थे, और जाहिर है मुनाफा भी उन्हीं का था। यानी पहला बैंक दरअसल आर्थिक गुलामी का एक बहुत बड़ा औजार था। लेकिन खैर, समय के साथ तस्वीर बदलती है। इन स्लाइड्स में जो अगला बड़ा पड़ाव आता है वो है 1881 का साल। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना। हाँ, अवध कमर्शियल बैंक। इसे भारतीयों द्वारा प्रबंधित, मतलब मैनेज किया जाने वाला पहला बैंक बताया गया है। लेकिन एक मिनट, नोट्स में ये भी साफ लिखा है कि इसमें लगा पैसा अभी भी अंग्रेजों का ही था। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर पैसा अंग्रेजों का था, तो क्या ये भारतीय प्रबंधन सिर्फ एक दिखावा नहीं था? क्योंकि मुझे लगता है कि असली पावर तो उसी के पास होती है जिसका पैसा लगा हो। क्या हम वाकई इसे भारतीयों की किसी जीत के रूप में देख सकते हैं? हाँ, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। सतह पर देखने पर ये एक कठपुतली का खेल लग सकता है, जहां डोर किसी और के हाथ में है। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम वित्तीय इतिहास को देखें, तो इसे एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज के रूप में देखा जाना चाहिए। ये वो दौर था जब भारतीयों ने केवल क्लर्क या मुनीम की भूमिका से बाहर निकलना शुरू किया था। अच्छा, मतलब वो अब मैनेजमेंट सीख रहे थे। एकदम सही। बैंकिंग की जो जटिल मैकेनिज्म होती है, वो उसे समझ रहे थे। पैसे का जोखिम भले ही अंग्रेजों का था, लेकिन बही खाते कैसे बनते हैं, कर्ज कैसे दिया जाता है और एक बैंक रोजाना कैसे चलता है, ये सब भारतीय सीख रहे थे। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। हाँ, क्योंकि वित्तीय आजादी के लिए उस तकनीकी ज्ञान का होना वो सबसे पहली शर्त थी। तो वो सिस्टम को अंदर से समझ रहे थे, और शायद इसी ज्ञान का असली विस्फोट 1894 में देखने को मिलता है। ये वो साल था जिसने भारतीय बैंकिंग का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ओहो, पंजाब नेशनल बैंक? इसे 100% छपने वाला सवाल कहते हैं। भारत का पूर्ण रूप से पहला स्वदेशी बैंक पीएनबी। इसमें पैसा भी 100% भारतीयों का था और मैनेजमेंट भी। और इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। हाँ, और इसकी देसी ट्रिक तो सच में कमाल की है, फनी भी है। ट्रिक कहती है, पंजाब के शेर यानी लाला जी ने अंग्रेजों को भगाकर अपना पूर्ण नेशनल बैंक खोल लिया। क्या बात है। हाँ, और यार ये केवल एक बैंक का खुलना नहीं था। मेरा मानना है कि ये एक तरह का आर्थिक विद्रोह था। आर्थिक विद्रोह? वो कैसे? लाला लाजपत राय ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि जब तक भारत अपनी पूंजी खुद नहीं जुटाएगा, तब तक राजनीतिक आजादी बेमानी है। पीएनबी की स्थापना से ये साबित हो गया कि भारतीय लोग अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उस पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद ले सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, यूरोपीय बैंकों पर निर्भर हुए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात थी। अब जब 1894 के बाद देश में अपने बैंक बनने लगे और धीरे धीरे पूरे बैंकिंग ढांचे का विस्तार होने लगा, तो एक नई और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रेगुलेशन की समस्या। हाँ, क्योंकि अलग अलग बैंक अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। इन सभी बैंकों पर नजर कौन रखेगा? मैं सोच रही थी कि अगर कल को कोई बैंक जनता का पैसा लेकर डूब गया तो क्या होगा? यहीं पे एक रेगुलेटर की, या आसान भाषा में कहें तो बैंकों के एक बॉस की जरूरत महसूस होती है। बॉस? हाँ, क्योंकि जब तक कोई केंद्रीय संस्था नहीं होगी, तब तक कोई भी बैंक रातों रात अपनी ब्याज दरें बदल सकता है या मनमाने ढंग से काम कर सकता है। अर्थव्यवस्था को एक स्थिर दिशा देने के लिए एक ऐसे पहरेदार की जरूरत थी जो सभी बैंकों के लिए नियम तय कर सके। और यहीं से जन्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का। 1926 का हिल्टन यंग कमीशन। बिल्कुल, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इस शक्तिशाली संस्था की नींव रखी गई। और स्टडी टेक की स्लाइड्स में इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। सुनिए, आरबीआई इतना ताकतवर है कि कोई इसे हिला यानी हिल्टन नहीं सकता, और ये हमेशा यंग रहता है। हिला नहीं सकता और यंग रहता है। बहुत बढ़िया है ना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। लेकिन अगर इसके काम करने के तरीके को समझा जाए तो आरबीआई असल में बैंकों को कंट्रोल कैसे करता है? क्या ये सिर्फ कागजी निर्देश देता है या कोई और भी सिस्टम है?
इसका तरीका बहुत ही व्यवस्थित होता है। ये सिर्फ कागजी निर्देश नहीं देता, बल्कि बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। पैसे की सप्लाई को? वो कैसे? उदाहरण के लिए, मान लो बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आरबीआई क्या करेगा? वो अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, उसे बढ़ा देगा। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे आम लोगों के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोग कम लोन लेंगे, बाजार में पैसे का बहाव कम होगा और धीरे धीरे महंगाई पर लगाम लग जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसके अलावा एक और चीज है, आरबीआई ये भी सुनिश्चित करता है कि हर बैंक अपने पास जमा कुल रकम का एक निश्चित हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखे, ताकि अगर कभी बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं, जिसे नोट्स में बैंक रन कहा गया है, तो बैंक दिवालिया ना हो। बिल्कुल। ये आज हमारी और आपकी बैंक पे पड़ी जमा पूंजी की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। इस सुरक्षा के सफर में आरबीआई के मुख्यालय का बदलना भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। नोट्स के मुताबिक 1935 में जब आरबीआई बना तो उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। लेकिन महज 2 साल बाद 1937 में इसे हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मैं सोच रही थी कि केवल 2 साल में इतना बड़ा भौगोलिक बदलाव क्यों किया गया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट होना केवल एक ऑफिस का पता बदलना नहीं था। तो और क्या था? ये इस बात का आधिकारिक संकेत था कि भारत की आर्थिक धुरिया बदल चुकी है। 1930 के दशक तक बॉम्बे, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, वो अपने विशाल बंदरगाहों और सूती कपड़ा मिलों के कारण व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। हाँ, बॉम्बे में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और जहां व्यापार होता है, वहीं पैसे का सबसे तेज प्रवाह होता है। इसलिए देश के केंद्रीय बैंक का देश की वाणिज्यिक राजधानी में होना यह तार्किक रूप से बहुत जरूरी हो गया था। ये तो एकदम सेंस बनाता है। और अगर गवर्नर्स के नामों की बात करें तो स्टडी टेक की फनी ट्रिक्स ने इसे भी बहुत आसान बना दिया है। पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ है ना? हाँ, और उनकी ट्रिक है, बैंक में रखा पैसा ओस की तरह उड़ जाता है, तो ओस से हो गया ओसबॉर्न। ये ट्रिक सच में दिमाग में छप जाती हैं। और फिर आते हैं पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। इसकी ट्रिक है, अपने देश का पहला आदमी जो आरबीआई की कुर्सी पर बैठा, देश से देशमुख। बहुत स्मार्ट। और फिर आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन करके इसे पूरी तरह से सरकार के अधीन कर दिया गया। हाँ, जो कि बहुत बड़ा कदम था। सीडी देशमुख का वो पद संभालना और फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होना, ये दोनों ही घटनाएं ये दिखाती हैं कि ये एक नव स्वतंत्र राष्ट्र अपनी मौद्रिक नीति को अब किसी विदेशी प्रभाव में नहीं छोड़ना चाहता था। बिल्कुल, देश का पैसा देश की जनता के नियंत्रण में होना चाहिए। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। कैसा मोड़? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बैंकों के जरिए पैसा सुरक्षित रखना और कर्ज देना तो समझ में आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केवल बैंक काफी नहीं होते। हाँ, ये बात तो है। मान लीजिए किसी कंपनी को पूरे देश में रेलवे लाइन बिछाने या एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत है। कोई एक बैंक इतना बड़ा कर्ज देकर अपना सारा जोखिम एक ही जगह तो नहीं फंसा सकता ना? बिल्कुल नहीं, बैंक के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ऐसे विशाल प्रोजेक्ट्स के लिए जनता से सीधे पैसा जुटाने की जरूरत पड़ती है, और यहीं से शेयर बाजार की एंट्री होती है। एकदम सही। जब कोई कंपनी अपने स्वामित्व या ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आम लोगों को बेचती है, तो उन हिस्सों को शेयर कहा जाता है। और लोग उन्हें खरीदते हैं। हाँ, इससे कंपनी को बिना बैंक के कर्ज के भारी भरकम पूंजी मिल जाती है और आम लोग उस कंपनी की तरक्की में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसी लेन देन को आसान बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार का निर्माण हुआ। नोट्स में भारत के 2 सबसे बड़े शेयर बाजारों का जिक्र है, बीएससी और एनएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। हाँ, ये जानकर सच में हैरानी होती है। इसका जो सूचकांक है उसे सेंसेक्स कहते हैं, जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियां शामिल होती हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है। क्या खटकती है? दूसरा बाजार यानी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जन्म। इसमें क्या अजीब है? अजीब यह है कि एनएससी की स्थापना 1992 में फारवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। अब आप जरा गणित लगाइए, बीएससी बन गया था 1875 में और एनएससी बना 1992 में।
हाँ, इन दोनों के बीच पूरे 117 सालों का एक बहुत ही बड़ा खालीपन है। इतने लंबे समय तक क्या भारत को किसी दूसरे शेयर बाजार की जरूरत ही महसूस नहीं हुई? और अचानक 1992 में ऐसा क्या हो गया कि एक नया एक्सचेंज खड़ा करना पड़ा? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। इन 117 सालों में बीएसई का लगभग एकाधिकार था, एक मोनोपोली थी। हाँ, अगर आप पुराने समय की ट्रेडिंग को याद करें तो ये ओपन आउटक्राई सिस्टम पर चलता था। मतलब लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे या ट्रेडिंग रिंग में खड़े होकर चिल्लाकर शेयरों की बोलियां लगाते थे। हाँ, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, सब हाथ उठा कर चिल्ला रहे होते हैं। बिल्कुल वही, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही सीमित थी और इसमें पारदर्शिता की भारी कमी थी। यानी जो लोग मुंबई में उस रिंग के पास मौजूद थे, सिर्फ वही ठीक से व्यापार कर पाते थे। एकदम सही। देश के बाकी हिस्सों में बैठे निवेशकों के लिए उस बाजार तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो फिर 1992 में क्या बदला? 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, जिसे हम उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं, तो इस पुराने सिस्टम से काम नहीं चल सकता था। एक ऐसे बाजार की जरूरत थी जो पूरे देश को जोड़ सके, जहां दलालों की मनमानी न चले। हाँ, और जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। एनएसई का जन्म इसी जरूरत से हुआ। ये भारत का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, इसने कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के निवेशकों को एक ही समय पर शेयरों के भाव देखने और खरीदने की सुविधा दी। मैं सोचता हूं कि ये एक तरह से बाजार का लोकतंत्रीकरण था। सच में, ये बहुत बड़ी क्रांति थी और शायद इसी समय शेयर बाजार के पुलिस वाले की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। सेबी, हाँ, क्योंकि जहां करोड़ों लोगों का अरबों रुपया इलेक्ट्रॉनिक रूप से दांव पर लग रहा हो, वहां बेईमानी की गुंजाइश भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसी धोखेबाजी को रोकने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाया गया। 1988 में स्थापना हुई थी ना इसकी? हाँ, वैसे तो 1988 में हुई थी, लेकिन इसे असली कानूनी या वैधानिक ताकत 1992 में दी गई। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, बिना सेबी के एक मुक्त बाजार आम निवेशकों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक। बिल्कुल, जब कंपनियां सीधे जनता से पैसा ले रही हों, तो कोई भी फर्जी कंपनी झूठे वादे करके लोगों की जीवन भर की कमाई लेकर रफू चक्कर हो सकती हैं। हाँ, ऐसे कई स्कैम्स हमने सुने भी हैं। सेबी वो रेफरी है जो ये सुनिश्चित करता है कि बाजार के नियम सभी के लिए समान हों। ये कंपनियों पर नजर रखता है, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को पारदर्शी रूप से बताने के लिए मजबूर करता है और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब जब हम इस बाजार के मैदान और रेफरी को समझ चुके हैं, तो आइए स्टडी टेक की उन फनी स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं जहां दलाल स्ट्रीट के खिलाड़ियों का जिक्र है। बुल और बेयर। बिल्कुल, बाजार रोजाना कैसे काम करता है, इसे समझाने के लिए नोट्स में इन दो जानवरों के व्यवहार का बहुत ही सटीक और मजेदार उपयोग किया गया है। तेजेड़िया यानी बुल वो इन्वेस्टर है जो सोचता है कि बाजार ऊपर जाएगा। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी देसी ट्रिक सुनिए। सांड यानी बुल जब भी हमला करता है तो वो अपने सींगों से शिकार को नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है। अरे वाह! है ना? इसीलिए जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो उसे बुल रन कहते हैं। या जो बात सबसे आकर्षक है वो है वित्तीय बाजार द्वारा मानव मनोविज्ञान को दर्शाने का तरीका। बुल मार्केट असल में लालच और आशावाद का प्रतीक है। आशावाद मतलब ऑप्टिमिज्म। हाँ, जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो लोगों को लगता है कि हर कंपनी मुनाफा कमाएगी, इसलिए वे महंगे दाम पर भी शेयर खरीदने को तैयार रहते हैं और बाजार ऊपर भागता है। लेकिन हर उछाल के बाद एक गिरावट का डर भी होता है। और उस डर का प्रतीक है बियर यानी भालू। ये या जिसे मंदरिया भी कहते हैं। ये वो निवेशक है जिसे लगता है कि बाजार गिरेगा, इसलिए वो नुकसान से बचने के लिए अपने शेयर जल्दी बेचने लगता है। इसकी ट्रिक भी एकदम सटीक है। भालू के पंजे वाली। हाँ, भालू जब भी हमला करता है तो वो अपने पंजे से शिकार को नीचे की तरफ दबाता है, इसलिए बाजार के गिरने को बियर मार्केट कहते हैं। मतलब सांड सींग से ऊपर उछालेगा और भालू पंजे से नीचे दबाएगा। बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन है। बिल्कुल। और बाजार का पूरा चक्र इन्हीं दोनों ताकतों बुल और बियर के बीच का संघर्ष है। जब अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है या कंपनियों के मुनाफे घटने लगते हैं तो डर हावी हो जाता है और लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। हाँ, पैसा सुरक्षित निकालने की होड़ मच जाती है, शेयरों की भरमार हो जाती है, खरीदार कम हो जाते हैं और भालू का पंजा बाजार को नीचे धकेल देता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं
जिन्हें वीवीआईपी माना जाता है। नोट्स में इन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा गया है। जैसे रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी। हाँ, ये बहुत बड़ी, स्थिर और लगातार मुनाफा देने वाली कंपनियां होती हैं। अब स्टडी टेक की देसी ट्रिक यहाँ पोकर के खेल का बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल करती है। पोकर का? वो कैसे? ट्रिक कहती है पोकर गेम में सबसे महंगी चिप ब्लू कलर की होती है, तो शेयर बाजार की सबसे महंगी, भरोसेमंद और सुरक्षित कंपनियां भी ब्लू चिप कहलाई। यार, ये तुलना तो बहुत सटीक है। हर छोटे निवेशक को अक्सर यही सलाह दी जाती है कि अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा इन ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करे, क्योंकि ये सुरक्षित होती हैं। हाँ, ये वे लंगर या एंकर हैं जो बाजार के भारी तूफानों में भी निवेशक की नैया को डूबने से बचाते हैं। ये कंपनियां रातों रात दोगुनी तो नहीं होती, लेकिन इनके दिवालिया होने का खतरा भी न के बराबर होता है। लेकिन इसी सुरक्षित दिखने वाले बाजार में एक ऐसा दीमक भी है जो व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग। बिल्कुल, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये शब्द अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहता है। नोट्स में इसे एक बड़े आर्थिक अपराध के रूप में बताया गया है। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग असल में काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी दवा कंपनी है। कंपनी के सीईओ को पता चलता है कि उनकी एक नई और बेहद अहम दवा क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई है। ओके। कि खबर बाहर आते ही कंपनी के शेयरों के दाम औंधे मुंह गिर जाएंगे। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है कि खबर बाहर आने से एक दिन पहले ही ऊंचे दामों पर अपने सारे शेयर बेच देता है। जब अगले दिन खबर आती है और लाखों आम निवेशकों का पैसा डूबता है, तब तक वो सीईओ अपना करोड़ों का मुनाफा सुरक्षित कर चुका होता है। ये तो सरासर धोखा है। अगर हम उस पोकर वाले उदाहरण को भी वापस लाएं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोकर खेलते समय किसी और के पत्ते पहले ही देख लेना। बिल्कुल। या ये जानना कि अगली चाल क्या होने वाली है। जब खेल के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के पास गुप्त जानकारी होना उस पूरे भरोसे को तोड़ देता है जिस पर बाजार टिका है। एकदम सही बात है। बाजार भरोसे का ही दूसरा नाम है। अगर आम लोगों को ये लगने लगे कि ये खेल पहले से ही बड़े और अंदर के लोगों द्वारा फिक्स किया गया है, तो वो कभी शेयर बाजार में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। और अर्थव्यवस्था के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बेहद सख्त है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटा जाए, तो ये केवल इतिहास और अर्थशास्त्र का मिश्रण नहीं है, ये एक पूरी विकास यात्रा है। बिल्कुल। 1770 में अंग्रेजों के बैंक ऑफ हिंदुस्तान से जो कहानी शुरू हुई, वो लाला लाजपत राय के स्वदेशी पीएनबी से होती हुई आरबीआई